अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवी साहब, आप जो है बहुत बड़े शिया समुदाय के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है आपको बहुत पसंद करती है। आप भगवान श्री राम की मंदिर में जाके जो है 51,000 रुपए जो है चढ़ाते भी हैं, और बहुत आप प्रार्थना आपने की कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, और आपकी प्रार्थना पूरी भी हुई और मंदिर बन रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन आप अक्सर मीडिया में जो है इस तरह की बातें करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में खटास पैदा हो, ना कि सद्भाव। और आप हमसे भी कई बार इंटरव्यू दे के ये कह चुके हैं कि आपका मकसद है आपसी सद्भाव को मजबूत करना। तो भाई ये कौन सा तरीका है आपसी सद्भाव का मजबूत करने का कि आप एक खास तबके की हितैषी बनते हुए एक दूसरे तबके को आंदोलित करते हैं? इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? भाई देखिए, जो आपने पहले बात कही, मैं राम जन्मभूमि के मामले में जो मैंने सही था वो किया। वो मंदिर जो वहाँ पर मुगलों ने तोड़े थे और वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए था, वो राम जन्मभूमि है, तो मैंने उसका साथ दिया। इसमें मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मेरे अंदर आत्मा ने कहा कि ये बात जायज है, इस पर तुझे साथ देना चाहिए, तो बहरहाल मैंने उस पर साथ दिया और संघर्ष किया कि वहाँ राम मंदिर बने। जी। अब रही बात दूसरी बात ये है कि जहाँ आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे बयानात देता हूँ जिससे हिंदू और मुसलमानों का टकराव हो, मैं ऐसे कोई बयानात नहीं देता जिससे हिंदू और मुसलमानों का टकराव हो। मैं वो काम करता, मैंने जैसे आप उस चीज को लेकर कह रहे, जैसे कुरान मजीद का इशू था, उस मामले को लेकर कह रहे या स्टेटमेंट, मैं चाहता हूं कि मुसलमान जो पूरी दुनिया में जाहिलियत की एक शाल ओढ़े हुए हैं, जो जाहिलियत के उनके जहनों पर एक बहुत बड़ी बीमारी हावी हो चुकी है, उससे बाहर निकले और आपसी सद्भाव पैदा करें, दूसरे धर्म से नफरत करना छोड़े। देखिए, आप एक बात ये बताइए, मैंने कुरान को बहुत अपनी भाषा में बहुत सलीके से पढ़ा है, तब मैंने उस पर ये टिप्पणी की कि कुरान के अंदर जो 26 आयतें हैं वो विवादित है, जिसका उद्देश्य दुनिया में गैर मजहब के लोगों को डैमेज करना है, या उनसे संघर्ष करना है, या उनको मारना है, या उनको मुसलमान बनाना है। और इन सारे चीजों को लेकर मैंने ये बात कही कि भाई इन चीजों को खामोश कर देना चाहिए। यूं तो हमारे हिसाब से जब मैंने कुरान पढ़ा तो वो टोटली गलत है। देखिए साहब, बुरा ना मानिएगा, वो टोटली गलत है। लेकिन हमने, क्योंकि एक धर्म विशेष उसको मानता है, हम उसकी आस्था पे नहीं जा रहे। हमने सिर्फ उस पर 26 आयतें, जो कि बहुत ही गलत है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों को मारने और काटने की बात कही गई है, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैं कोर्ट भी किया था और मैं स्टेटमेंट भी मैंने दिया था। और आज भी मैं इस स्टैंड पर हूँ कि वो 26 आयतें कम से कम हटा देनी चाहिए। देखिए, आप तालिबान का मामला देख रहे हैं, जितने भी आप हो या जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, या जो मुस्लिम कंट्री कहे जाते हैं, वो अगर कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असलियत में वो मुसलमान कंट्री नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब क्यों ना हो, क्योंकि जो इस्लामिक सिद्धांत है उसको वो किनारे करके पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि वो सामाजिक तौर पर सबसे मिले जुले हैं, और एक इस्लाम में तो है, लेकिन इस्लाम के जो सिद्धांत है उसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहे। अगर कि हम इस्लाम के सिद्धांतों को कम्प्लीटली फॉलो करने की बात करें तो वो तालिबान कर रहा है या आईएसआईएस कर रहा है। अगर के इस्लाम को देखना है तो तालिबान की कार्यशैली को देख लीजिए, आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही मुकम्मल इस्लाम है। अगर आपको आईएसआईएस को देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही इस्लाम है। असली इस्लाम वही है जो कि प्रॉफिट के टाइम में सऊदी अरब में फैला, और जो इस्लाम के असली सिद्धांत है, जो कुरान से आदेश मिले हैं, वो। अब रही बात ईरान हो, इराक हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, कतर हो,
जितने भी इस्लामिक मुल्क है वो एक दुनियावी मामलात को लेकर एक पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। मेरा मतलब यही है कि ये कट्टरता जो इस्लाम के अंदर है, जो कि हमने आपको 2 उदाहरण दिए, अगर असली इस्लाम को मानेंगे तो असली इस्लाम यही है, और अगर कट्टरता को छोड़कर इस्लाम को मानेंगे तो फिर सबके साथ मिलकर जुलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर दुनिया में एक दूसरे को भाई समझकर रहना चाहिए, वो चाहे किसी मजहब का हो। अब मैं सवाल पूछूं, आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, आपके ऊपर जुर्माना हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है आपकी रिट स्वीकार नहीं की, तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी उस रिट को इस देश के लिए, संविधान के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए सही नहीं माना? मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए, हमारी रिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल फैसला नहीं किया, हमारे रिट के पॉइंट मेरिट के ऊपर डिसाइड नहीं किए। उन्हीं ने उस रिट को, हमने उस रिट को धार्मिक आस्था के हिसाब से नहीं लिया था, हमने उस रिट को जो फाइल किया था अपने मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से फाइल किया था। हमने अपना जो हमारा सुरक्षा का दायरा है वो कमजोर हो रहा है इस तरह की शिक्षा दिए जाने से, उसके ऊपर फाइल किया था। लेकिन उन्हीं ने मेरिट पे डिसाइड कर करके उसको एक धर्म के आधार पर खारिज करके 2 लाइन का आर्डर कर दिया कि डिसमिस और कॉस्ट। ठीक है, मैंने कॉस्ट भी अदा कर दी, लेकिन हम कोर्ट के उस ऑर्डर से दिली तौर पर मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने मेरिट के ऊपर हमारी रिट का फैसला नहीं किया। तो इसका अब आप क्या, अगला स्टेप आपका क्या होगा? इस तरह से तो अगर एक आदमी कोई बात अपनी सही मानता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? नहीं, तो अब उसमें ऑप्शन तो अब देखेंगे, वो तो वकील से हमारी बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वो अदालत है कि जहां से हर इशू के ऊपर न्याय मिलना चाहिए। अगर हमने कोई बात कही है वो ठीक है, वो खारिज करते, लेकिन अगर के वो मेरिट पर खारिज करते तो हमको दिली खुशी होती जी। उन्हीं ने खारिज किया, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, कोर्ट का ऑर्डर है, सराखों पर है जी। कॉस्ट उन्हीं ने लगाई, मैंने कॉस्ट भी जमा कर दी, वो भी उनके ऑर्डर सराखों पर है जी। लेकिन जब दिल किसी चीज के लिए एग्री ना हो तो वो दिल से कोई भी कोर्ट दिल से कोई चीज को निकाल नहीं सकता। हम एग्री नहीं है क्योंकि हमारा ये कहना था कि हमारी रिट को ओपन कोर्ट में मेरिट पर डिसाइड कीजिए, सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे उन पॉइंट्स को पढ़कर उस पर बहस करके, और वो क्यों गलत है उसको मेरिट पर डिसाइड किए, जो कोर्ट ने नहीं किया तो ठीक है, जो कोर्ट ने किया वो हम उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद तो टूट फूट के जो है अब राम मंदिर बन रहा है वहाँ, ठीक है। अब मथुरा और काशी की जो है बात की जा रही है, और करीब 11 जगह जो है मस्जिदें और मांगने की बात कर रहे हैं हिंदू संगठन, और व्हाट्सएप पे इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ये मस्जिदें हमें चाहिए हैं। और इसके अलावा भी हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो मुगलों ने या आक्राताओं ने मंदिर तोड़ के बनाई है। इस पर आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल, वो सब वापस होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? मतलब फिर जो 26 साल तक जो बवाल होगा एक मस्जिद को, नहीं, बवाल होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको एक सामाजिक तौर पर जी यहाँ पर एक कमेटी बनाकर फैसला करना चाहिए जी। जो मुगलों ने तोड़ फोड़ कर किसी की मिल्कियत को हजम करके जी। और किसी के धर्म को चढ़ाने के लिए मस्जिदों का निर्माण कराया है जी। तो ऐसी मस्जिदों में इबादत करना जायज नहीं है जी। और जिस जगह पे इबादत करना ही जायज ना हो वो लड़ाई की जड़ हमेशा के लिए बनी रहे, हमारे आपकी आने वाली नस्लों के लिए बनी रहे जी। तो उस समझदारी का फैसला यही है कि बगैर किसी कोर्ट के आपस में बैठकर और जो उसमें हमारे पवित्र जो भी चीजें हो उसको अपने हिसाब से वापस ले ले और उसके बाद उसको अपने हिसाब से डिमोलिश कर
और वो जमीन हिंदुओं को वापस करते हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेके मौलाना साहब जो है गिरफ्तार हुए और कोर्ट ने जो है उनको छोड़ दिया, तबकि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 लाख लोगों को उन्होंने मुस्लिम बनाया है। और योगी आदित्यनाथ जो है सख्ती की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है? एक तरफ तो आप कहते हो कि हम धर्मांतरण, गौ हत्या, लव जिहाद, इस तरह के 3 तलाक के मामलों में सख्ती निपटेंगे, न्याय अपना काम करेगा, तो किसके दबाव में जो है ऐसा किया गया, या इलेक्शन को देखते हुए जो है हल्का हाथ रखा है योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में? नहीं, हल्का हाथ देखिए रखने की कोई बात नहीं है, उन्हीं ने धर्मांतरण कराया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई अगर आज के दौर में ये कहता है कि कोई समझ बूझ कर, पढ़ लिख कर और अपनी जिम्मेदारी के साथ बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के मुसलमान हुआ है, तो इस बात को हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको देखकर इस्लाम कबूल किया जाए। लिहाजा किसी न किसी लालच के तहत गरीबी का फायदा उठाकर, उनका शोषण करके जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उसका भंडाफाश हुआ है, उसमें लोग की अरेस्टिंग हुई है, अदालत ने अगर उनको कहीं पर छोड़ा है तो ठीक है, मुकदमा कायम है, वो मेरिट के ऊपर मुकदमा चलेगा और जो चीजें साबित होंगी उसमें उनको सजा मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, धर्मांतरण करके इन मुल्लाओं को, इन मौलानाओं को, इन धर्म को मानने वालों को क्या लाभ होता है? ये तो इस्लामिक फंडा है। अगर आप कुरान ठीक से पढ़े तो वो अपने हिसाब से कुरानी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुरान के अंदर साफ लिखा है कि आप मुसलमान बनाओ। नहीं, कुरान के अंदर जो है मुसलमान बनाओ के अलावा भी और चीजें लिखी गई है। मेरा आपसे सवाल ये है, और चीजों की बात नहीं, वो अलग अलग इशू पर अलग अलग चीजें लिखी गई है जी। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसके तहत ये काम हो रहा है। कुरान के अंदर आप ये भी तो लिखा है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हाँ, तो फिर मैं वही सवाल ला रहा था, सवाल ये है कि वही ला रहा था, तो इस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट करता है हमारा समाज, हमारी सरकारें, हमारे लोग, या जो मुसलमान लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, बनाने से क्या फायदा है, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। जो चीज आप कह रहे हैं, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये कुरान की आयत है। हाँ। लेकिन उसी कुरान में आगे बढ़ के ये भी लिखा है कि गैर मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, गैर मुसलमानों का रास्ता रोको, उनको नमाज के लिए आबादा करो, उनसे जिहाद करो, अपने लोगों को जिहाद के लिए उस्काओ, जब तक कि उनका रास्ता न छोड़ो, जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। तो उसी कुरान में ये भी लिखा है। तो सवाल ये है कि जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो गैर मुसलमानों को मुसलमान करना उनका फर्ज है और अल्लाह का आदेश है, तो वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात मैंने मान ली, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है दोनों बात में। पहले पैराग्राफ में कुरान शरीफ ये हिदायत देता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक, बस यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते हैं धर्मांतरण करने वाले? तो पूरा कुरान पढ़ना छोड़ दे, यही तो मैंने कहा था, 26 आयतें निकाल दो ना भाई। तो मैंने यही तो कहा था कि वो साल की 26 आयतें निकाल दो, अच्छी चीजें रखो। तो आपका इतना महत्वपूर्ण विषय, आपकी इतनी महत्वपूर्ण बात, आपकी इतनी ज्ञानवर्धक चीज सुप्रीम कोर्ट के जजों के बुद्धि में नहीं आई, मुख्यमंत्रियों के बुद्धि में नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सबसे आपकी डायरेक्ट बात होती है मोहन भागवत जी से, क्यों नहीं अध्यादेश ला के ऐसा नियम बनाया जाता है? देखिए जनाब, ऐसा है कि किसी के समझ में आता है, नहीं समझ आता, समझ तो दुनिया रही है और समझ आप भी रहे। बात कितनी है, अभी आपने एक बात कही कि दोनों में विरोधाभास है, तो विरोधाभास आपने समझा, तभी आपने कहा कि भाई दोनों में विरोधाभास है। ऐसा नहीं है, दुनिया का हर आदमी समझ रहा है कि कुरान के अंदर विरोधाभास है, कहीं पर कोई कहा जा रहा है, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है। इसलिए ही तो हम कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये फेक किताब है। इसलिए फेक किताब है कि अल्लाह की बात में विरोधाभास नहीं हो सकता। जिसको आप वो शक्ति मान रहे हैं जिसने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को बनाया है, और वो शक्ति एक है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, वो जो भी अपने हिसाब से जो कहता है, लेकिन शक्ति एक है। कहने के तरीके और वहाँ से जो उसका विभाजन हुआ है वो अलग अलग नामों से हो गया। एकदम सही। अब एक यहीं पे सवाल,
कि सर्वशक्तिमान जो है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, वाहे गुरु है, उसकी जो डायरेक्ट जो है हिदायतें हैं मानव मात्र के लिए, उन हिदायतों को कलमबद्ध करके भारत अपना संविधान क्यों नहीं बनाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो धार्मिक हिदायतें हैं, मुल्क धार्मिक मुल्क नहीं है। यहाँ पर धर्म के हिसाब से अपना संविधान थोड़ी ना बनेगा। जो संविधान बना है वो इस मुल्क को चलाने के लिए बना है, तो वो दुनियावी हिसाब से बना है। आप कहें संविधान, अब सऊदी अरब में कुरान उनका संविधान है, तो वो कुरान के हिसाब से अपना संविधान बनाए हुए हैं। तो अब हिंदुस्तान क्योंकि एक स्वतंत्र मुल्क है, हर आदमी को यहाँ पर जीने और रहने की आजादी है, तो यहाँ पर उनका एक संविधान है। उस संविधान को वो किसी धर्म से, किसी भी XYZ कोई भी धर्म से जोड़कर उस संविधान को नहीं देखा जा सकता। वो इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क की बेहतराई के लिए, इस मुल्क में सुकून के लिए, इस मुल्क में शांति व्यवस्था को भंग न होने पाए, उसके लिए वो पूरी चीजों को देखकर संविधान को बनाया गया है। तो फिर धार्मिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली सरकार ने 3 तलाक मामले में क्यों अपनी टांग फंसाई? 3 तलाक का मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फंसाया, आपको पूरी तरह से मालूम है। 3 तलाक का इशू कोर्ट में गया था, पीड़ित जो था उसका वो कोर्ट में गया था, और कोर्ट ने उसको 3 तलाक के इशू को सुना, और सुनने के बाद उस पर फैसला किया और हुकूमत से कहा कि इसमें कानून बनाइए, ये गलत है। तो कोर्ट के कहने पर कानून बना है। अच्छा सुनिए, यहीं पे कोर्ट यहाँ भी कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। उस कानून को मोदी जी और शाह जी और आपकी सरकार RSS क्यों नहीं कर रही है? 7 साल हो गए, दूसरे कानून बने, अध्यादेश आए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी भारतीयों को समान कानून का अधिकार दिया जाए, उन पे समान कानून लागू हो, जिसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कॉमन सिविल कोड के ऊपर बहुत तेजी से काम, जहां तक के मुझे मालूमात है, कॉमन सिविल कोड पर और सीए तो लागू ही हो चुका है, NRC वगैरह पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। और देखिए ये सब देश के मुफाद में है और इस पर काम चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि जो एक लंबे टाइम तक चलती है और सरकार को डैमेज करने की कोशिश करता है। अच्छा आखिरी सवाल, आपने ये कहा कि सरकार जो है देश के हित में कानून बना रही है, कृषि के 3 कानून सरकार ने बनाए, 10 महीने से 100 जगह देश में प्रदर्शन हो रहा है, 700 किसान मर गए। क्या ये सरकार कानून वापस लेगी कि डटी रहेगी? देखिए साहब, ये तो सरकार का निर्णय है, लेकिन जहां तक अगर आप इस संबंध में मेरी ओपिनियन पूछे तो मेरी ओपिनियन ये है कि सरकार अगर कोई कानून बनाता है तो उसको कानून की आड़ में पॉलिटिकल गेम खेलकर सड़कों पर उतरकर और इस तरह से 26 जनवरी को क्या हुआ या उसके बाद जिस तरह से घिराव किए हुए, बॉर्डरों को सील किए लोग बैठे हुए हैं, ये रास्ता नहीं है। कानून अगर कोई बन के आया है तो उस कानून के सिलसिले में अगर कोई आपत्ति है तो जो विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस या जितनी भी और क्षेत्रीय विपक्ष पार्टी है, जो किसानों के कंधे पे रखकर बंदूक छोड़ा रही है, बजाय किसानों के कंधे पे रखकर उसको सदन में ले जाएं, वहां पर जो जब इसकी बैठक होती है वहां ले जाएं, अपने खुलकर सामने आए और खुलकर चर्चा करें। चर्चा तो तुम वो वहां कर नहीं रहे हो और किसानों को सड़कों पर भूखा मरवा रहे हो। तो ये सब राजनीति है, ये तो हमारे भी समझ में आती है, लेकिन अब सरकार का इसमें क्या रवैया रहेगा, सरकार इसमें क्या करेगी, ये तो सरकार का। ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों,
सनसनीखेज कहानियों के लिए सुप्रसिद्ध सुरेंद्र कहानियां यूट्यूब चैनल के लिए आज हम आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने जा रहे हैं जो पूरे देश में हो रही सभी घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका नाम है एडवोकेट रविंदर कुमार। रविंदर कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और राजनीतिक मामलों के गहरे जानकार। उनसे जानेंगे कि आजाद हुए देश को 75 साल हो गए, बावजूद इसके हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और राजनीतिक गतिविधियां दूषित हैं। समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था अभी नहीं बन पाई है। इन्हीं सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे रविंदर कुमार जी से। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने का जो पुलिस मैनुअल है उस हिसाब से ही हमारे देश की पुलिसिंग व्यवस्था चल रही है और सारी एजेंसियां भी उसी हिसाब से काम कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, रा हो और एनसीबी हो। तो इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए और वर्तमान समय में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे कितनी सीख लेना चाहिए राजनीतिज्ञों को और हमारे न्यायाधीशों को? हिंदुस्तान में कानून का पालन करने वाली जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक तरह से हम कहते हैं कि फॉर्मल ड्रेस वाली संस्थाएं हैं, खाकी वर्दी वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें हम लोग पुलिस बोलते हैं। और पुलिस की रेपुटेशन हिंदुस्तान में इतनी खराब है कि अगर आप किसी भी आदमी से पूछो कि पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है तो वो कहेगा ये भ्रष्ट लोग हैं। तो पुलिस का ये चाल चरित्र और चेहरा, इस ड्रेस की जो बदनामी है वो आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले भी अंग्रेजों के टाइम भी थी, क्योंकि पुलिस का काम था, वो अपने विषय ब्रिटिश राज की पुलिस थी और उसका काम था लोगों को आतंकित करके काबू में रखना। देश के आज़ादी के बाद जो है पुलिस मैनुअल में कुछ सुधार के लिए भी बहुत सारी बातें हुई और लॉ कमीशन ने भी कहा कि पुलिस सुधार होना चाहिए और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपनी कड़ी जो है अपनी रिकमेंडेशन दी है कि गिरफ्तारी के बाद किस तरह आपको जो है अभियुक्त से या मुजरिम से व्यवहार करना है, किस तरह आप उसको उसके मानवीय अधिकारों की रक्षा करनी है। देश में मानव अधिकार आयोग भी है जो आजकल जो खुद कहता है कि मानव अधिकार जो है खत्म कर देने चाहिए। तो ये उल्टी सी उलट बातचीतें देश में चल रही हैं। लेकिन पुलिस की कुल मिलाकर रेपुटेशन बड़ी खराब है और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है देश में, केंद्र में, तब से पुलिस का मतलब ये हो गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मतलब ये हो गया है कि लोग पैसा लेते हैं, मामले को सेटल करते हैं और एक तरह से कानून का जितना दुरुपयोग ये संस्थाएं करती हैं वो कोई नहीं करता। अच्छा ये बताइए कि हर राज्य की पुलिस अपने मुख्यमंत्री के महतात ही पूरी तरह से काम करती है। आप यूपी में देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं वो करते हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए उद्धव ठाकरे ने जो है जो सुशांत सिंह राजपूत केस था उसको किस तरह से उलझाया, कंगना रनौत को प्रताड़ित किया, फिर कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनको जो है बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। तो ये राजनेता और खासतौर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोग जो है इस चीज से कब बात आएंगे? देखिए पुलिस का मतलब है कि वो कोडिफाई एजेंसी है। आपके पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी एक्ट में तो 1973 में पूरा आमूलचूल बदलाव भी किया गया। उसके बाद अलग अलग राज्यों के जो जेल मैनुअल है उनको बदला गया। लेकिन उनका लुबो लुभाव अंततः ये आता है कि पुलिस में जो वर्बल ऑर्डर होते हैं, ओरल ऑर्डर होते हैं वो पालन होते हैं और जो लिखित ऑर्डर होते हैं वो कम होते हैं। और इसलिए पुलिस में जो है जो अफसर चाहता है उसकी तानाशाही चलती है और माता जो आदमी है वो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। तो इसके लिए आप जैसे वकील कुछ क्यों नहीं प्रयास करते हैं या क्यों प्रयास नहीं किए कि पुलिस को ऐसे छुट्टा जो है गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आप जैसे वकीलों का भी तो कोई दायित्व है समाज के लिए। आप एक बात समझिए कि वकील तो बहुत बाद में आते हैं। कानून कौन बनाते हैं? कानून आपके वो लोग बनाते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं, जो राज्यों की विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, वो कानून बनाते हैं। और जब कानून बन रहा होता है तो आप देखिए कि कभी भी आप देखिए पिछले 7 साल क्या मैं कहता हूँ, अगर हम 70 साल भी देखें तो 1996 के बाद जो है संसद और विधानसभाएं एक तरह से मछली बाजार में बन गई हैं। विधायी काम जो है दे आर द लॉ मेकर, यानी संसद का काम क्या है? लॉ बनाना। विधानसभा का काम है लॉ बनाना। लेकिन आप देखेंगे उसमें एक तो जितने लोग जनता चुनती है वो सारे अनपढ़ जाहिल गंवार होते हैं। वो कोई जो है अपने कानून की किताबों को नहीं पढ़ते, उनको ना पढ़ने का तरीका आता है ना वो पढ़ना चाहते हैं। दूसरे जब वो बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में पेश होते हैं उस समय उस पर कोई बहस नहीं होती,
चर्चा नहीं करने देते। किसानों के 3 बिल जो हैं जिनको पास करने में सिर्फ जो है 1.5 सेकंड का समय लगा। अब 1.5 सेकंड में जो उपाध्यक्ष है, जो उपसभापति था उस समय राज्यसभा में, वो कहता है आइज हैव इट, आइज हैव इट। यानी अगर मैं यूं करके भी अगर 250 लोगों को देखूं तो उसमें भी मुझे जो है कम से कम 5 मिनट चाहिए, लेकिन वो 1.5 सेकंड में उसने जो है 3 किसान बिल पास कर दिए। और एक भी अगर वो पूरी की पूरी अगर हम उसकी जो डिबेट है उसे मैंने देखा तो वो ऐसी खतरनाक डिबेट है जिसमें पता चलता है कि संसद में या तो जाहिल लोग बैठे हैं या गुलाम लोग बैठे हैं या ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें बोलने नहीं दिया गया। यहीं पे एक सवाल, संसद में जाली, गुलाम, अनपढ़, गंवार लोग अगर बैठे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जो है स्पेशल अधिकार प्राप्त है कि किसी भी कानून में जो मूल भावना है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, उसके विरुद्ध अगर संसद कोई कानून बनाता है तो उसको संशोधित करने के लिए जो है उसको ना मानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। इसीलिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का सिस्टम है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी पूरी बेंच ऐसा क्यों नहीं करती है कि जाहिल गंवार लोग जो अपनी मनमर्जी ना चला पाए। देखिए, लोकतंत्र जो है, आप उसको एक बात समझिए, लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब जनता के लोग ये तय कर लें कि हमें जाहिल आदमी को चुनना है तो वो जीता जाएगा, और अगर पार्टियां ये तय कर लें कि हमें जाहिल आदमी को ही खड़ा करना है, यानी मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि अगर 4 शहर के सबसे बड़े गुंडे 4 पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट ले लें और वो जो है चुनाव में खड़े हो जाए, तो आप अगर नोटा का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी उन चारों में से एक बदमाश जरूर जीतेगा, और जैसे वो जीतेगा आप सोचेंगे कि लेसर इवल चुन ले। इसका हल क्या है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हल ये है कि अगर एक औरत है और उसको 4 बदमाश पकड़, आप उसी बात को घुमा, मैं ये कह रहा हूँ इस कुप्रथा का, इस अव्यवस्था का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे हल होगा, उसको कैसे रोका जा सकता है? पहले मैं उदाहरण देके वही समझा रहा हूँ कि अगर एक औरत को 4 गुंडे बदमाश पकड़ लें और कहेंगे हम तेरे साथ बलात्कार करेंगे, लेकिन अगर तू चाहती है, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, तो अपनी मर्जी का आदमी चुन ले कि मेरे को किससे रेप कराना है, तो वो ढूंढेगी कि ये आदमी सबसे कमजोर है, सबसे पतला है, ये सबसे कम मुझे नुकसान पहुंचाएगा, वो कहेंगे मैं इसके तैयार हूँ। तो लोग कहेंगे तो हमारा चुनाव आयोग कहेगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता ने अपनी मर्जी से उस आदमी को चुना है जो उससे रेप करे। तो इसका मतलब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? एक भी संस्था हिंदुस्तान में आज के समय अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। आप ये समझिए कि अगर हम कहें कि हिंदुस्तान में जितनी भी संस्थाएं हैं आज के दिन उनकी हालत जो है मिट्टी के लोधे की तरह है, कूड़े की तरह है, करकट की तरह है, वो अपनी भूमिकाओं को नहीं जानती, भूल गई। सब जो लोग हैं वो संस्थाओं में बैठे हुए लोग जो है, उन संस्थाओं की मैंने उदाहरण दिया आपको कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस बात पर आज के दिन एक जो है सेमिनार कर रहा है कि मानव अधिकार से आतंकवाद को रोकने में रुकावट आ रही है। यानी कि वो कह रहा है कि मेरे को जो है मेरे गाल पे थप्पड़ मारो, हम जो ये मानव अधिकार आयोग वाले हैं हम बेवकूफ हैं, गधे हैं, हम सुअर हैं, हम जो है देश में नक्सलवाद को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एनसीबी पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीबी के मार्फत जिस तरह से जो है आर्यन खान और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया और पूरा जो है नाटक नौटंकी इतने दिन चली, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एनसीबी जो है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान के एनसीबी को छोड़ दें, सिर्फ महाराष्ट्र की एनसीबी पे आ जाएं, तो आज के दिन हमें लगता है कि उसका पूरा व्यवसायीकरण या अपराधीकरण जो है, जो समीर वानखेड़े उसने कर दिया है, और वो पहले तय करता है कि हमें कौन सी, जैसे आप बकरी खरीदने जाते हैं, मुर्गी खरीदने जाते हैं तो चुनते हैं, या सब्जी खरीदने जाते हैं कौन सी ज्यादा मोटी सब्जी है, कौन सी ज्यादा मोटी मुर्गी है, तो वो पहले सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करता है कि भाई रिया चक्रवर्ती है, इसको करूंगा तो मेरे को बड़ा पैसा मिलेगा, फलानी को बुलाऊंगा तो उसे करूंगा, आर्यन खान को क्योंकि उसके बाप के पास 6500 करोड़ रुपए है तो उससे पैसा लूंगा तो 100। तो ये जो है एनसीबी इस समय उस लोगों की तरह, गिरोह की तरह बात कर रही है जो बच्चों का अपहरण करते हैं और उनके माँ बाप से। तो इसका मतलब आर्यन खान से पहले एनसीबी के जो अधिकारी थे वो सही दिशा में काम कर रहे थे? ना, मैं अभी चूंकि जब एक फोड़ा होता है, जब वो फूटता है तब पता चलता है यहाँ फोड़ा था। ये नहीं है कि मैं चीरा लेकर डॉक्टर जो है पहले खड़ा हो जाए जी हर जगह मैं आपका चीरा लगाऊंगा, जहां फोड़ा होता है वहीं ऑपरेशन करना पड़ता है। आज के दिन जो है आप समझिए समीर वानखेड़े एक बहुत बड़ा कैंसर का फोड़ा है, अगर वहां का इलाज करोगे तो बाकी को सीख मिलेगी कि हम ऐसा करेंगे। एक समीर वानखेड़े था, वो बड़ा लुटेरा था, वो कानून का दुरुपयोग करता था, उसको सजा मिली। जिस तरह हम रावण को याद करते हैं कि दूसरे की बीवी को चुरा के ले जाएगा तो तेरे साथ ये होगा, अगर समीर वानखेड़े का ये उदाहरण लोगों के सामने होगा तो बाकी एनसीबी, सीबीआई, ईडी, एनआईए और ये जो सीबीडीटी वगैरह सारी संस्थाएं सुधर जाएंगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है बहुत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और अभी ये खबर आई है कि करीब 2-3 हजार बसों का इंतजाम किया गया वहां पब्लिक ढोल के ले जाने के लिए, ताकि योगी मोदी जी की सभाएं जो है कामयाब की जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप सीधा समझिए कि जेवर एयरपोर्ट का तीसरी बार उद्घाटन होना है।
पहली बार इसको जो कंसीव किया था या जो इसको मुद्दे को उठाया था वो जो था मायावती की सरकार ने उठाया था, और मायावती ने कहा था केंद्र सरकार से कि यूपी में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद 2012 में जब उनकी सरकार बदल गई तो अखिलेश यादव ने, आपको पता होगा, कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण करने की योजना शुरू की और उसका उद्घाटन किया। अब तीसरी बार मोदी जी और योगी जी में एक अवगुण या गुण है कि वो जिस चीज का इस्तेमाल हो चुका था वो उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। तो अब जो है मोदी जी और योगी जी जो है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, नहीं तो ऐसे तो मायावती के बाद अखिलेश ने भी किया था, तो आप मोदी योगी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है, वो तो एक आध बार कभी ऐसा हुआ क्योंकि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस है, जैसे एक बिल्डिंग बन गई तो दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकते हो। लेकिन ये लोग तो पुराने के पुराने स्ट्रक्चर पे सिर्फ करते कुछ नहीं है, ईंट रखते नहीं है, ये जो सिर्फ अपना बोर्ड बदल के अपना बोर्ड लगा देते हैं। तो ये लोग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, ये नाम बदलू हैं, हर चीज का नाम बदल देते, हो सकता है एक दिन हमारा नाम बदल दें, उत्तर प्रदेश का नाम बदल दें, देश का नाम बदल दें। तो योगी जी और मोदी जी जो 2000 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर ताकि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, तो ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, क्योंकि ये बेसिकली योगी और मोदी की सरकार ने जो है सरकारी समारोह और भाजपा के समारोह का जो अंतर है वो मिटा दिया है। तो ये तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, चुनावी रैलियों को बढ़ा चढ़ा के कामयाब करने के लिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, दिल्ली में जो है पूरे इलाके के झुग्गी झोपड़ी वालों को भर के बुलाया जाता था। यूपी में जो है लखनऊ में भी हर जगह जो बड़ी सभाएं जो होती थी, मायावती हो, मुलायम हो, अखिलेश हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, सब करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो क्यों सवाल उठाती है मीडिया और आप जैसे? भीड़ जो है जुटाना हर राजनीतिक दल का परम कर्तव्य है, मैं इसमें बुराई नहीं मानता। लेकिन यह है कि भीड़ जुटाने के लिए जिन बसों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पेमेंट कौन कर रहा है? उनका पेमेंट जो है, जो जिस काम के लिए आपने बुलाया है, अगर राजनीतिक पार्टी दे रही है, बीजेपी दे रही है अपने फंड से, तो हम उसकी आलोचना नहीं तो वो तो देती है, पार्टी ही देती है। आपको कैसे मालूम? आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी बस का इस्तेमाल। सुनिए, दिल्ली में डीटीसी की बसें जो है इस्तेमाल होती हैं, चुनाव आयोग की ड्यूटी में लगती है, तो उसका पैसा तो डीटीसी को चुनाव आयोग पेमेंट करता है, ये मुझे मालूम है। तो पेमेंट नहीं दिया है तो आपको ये कैसे पता कि आरोप लगा दिया आपने? अब आपने जो बात कही, हाँ। ये होना जो है मेरे पे नहीं है, हाँ। कि मैं सिद्ध करूं। योगी आदित्यनाथ जो है रैली के अगले दिन बताया कि हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए हैं यूपी परिवहन निगम। अच्छा, एक प्रवक्ता होने के नाते और एक सुधी नागरिक होने के नाते, वकील होने के नाते, आप हमेशा सवाल योगी और मोदी से ही क्यों पूछना पसंद करते हैं और दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ देते हैं? इसकी क्या प्रमुख वजह है? ऐसा है, जो सत्ता में होगा हमारे उससे पूछे जाएंगे। ये तो रवीश भी कहता है। यही विपक्ष वाले की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष वाले अगर विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सर, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है कि जनता को उतना जागरूक करें, जनता को जो है उतना अवेयर करके जो है आगे चले कि वोट जो है किस तरह से दिया जाना है। विपक्ष वाले भी तो वही करते हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि 4 गुंडे खड़े हो जाएं, तो चारों गुंडे तो बीजेपी के नहीं होते हैं ना, 3 तो दूसरे दलों के होते हैं। तो जिम्मेदार तो सभी हैं अव्यवस्था फैलाने के लिए। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मैं विपक्ष वालों को कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि ये दूध के दूल्हे हैं? मेरा कहना यह है, लोकतंत्र एक सामूहिक जिम्मेदारी का काम है, उसमें सबकी बराबर जिम्मेदारी है। अमीर आदमी की भी, टाटा का भी एक वोट है, बिरला का भी वोट है, एक अंबानी का भी एक वोट है, अडानी का भी एक वोट है, और जो आदमी सड़क पे भीख मांग रहा है उसका भी एक वोट है, रिक्शे वाले का भी एक वोट है। तो यही तो लोकतंत्र की सफलता है। लेकिन हमें उस एक आदमी को जो गरीब आदमियों से जागरूक करना है। और राजनीतिक दल क्या करते हैं? गरीब का वोट लेते हैं, काम अमीर का करते हैं। यही राजनीति में एक जो है, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा था, एक उनकी लाइन बचपन में पढ़ते हैं लगातार, कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, ये है विडंबना जीवन की। तो ये हमारे जीवन की विडंबना यही है और उसी को हमें दूर करना। अच्छा, इस वक्त दिल्ली पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं अस्थाना साहब, वो बहुत करीब माने जाते हैं मोदी जी और अमित शाह साहब के, तो वो कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, पुलिस के बारे में मेरी एक धारणा है, दिल्ली पुलिस के बारे में मेरी एक धारणा है। मैं रोज जब नहाता हूँ तो पहला वाक्य मैं यही याद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट, निकम्मी, नकारा पुलिस है। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। और जब जब मेरा पुलिस से एनकाउंटर हुआ है, मैंने पाया कि पुलिस वाला सिर्फ पैसे मांगता है, गलत काम करता है। ये सारे भ्रष्ट लोग जो है ये देश का खून चूसते हैं। ये दिल्ली पुलिस के बारे में मेरी धारणा है। तो ये कैसे सुधरेगी? ये कैसे सुधरेगी? पुलिस पे निगाह रखनी पड़ेगी, पुलिस को सुधारना पड़ेगा, जहां वो गलती करेंगे उसकी शिकायत करनी पड़ेगी, उनके मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लोग अगर हम ये मान लें कि ये पवित्र है, देवता है, ये तो कोई गलत काम करते ही नहीं, फिर तो पुलिस को सुधार ही देती। अच्छा सर, कुछ आप जैसे सीनियर वकील जो है उनका ये शगल है, ये शौक है कि वो जो है पब्लिक लिटिगेशन जो है इस तरह के मुद्दों पे डालते हैं ताकि जो है उनको लोकप्रियता मिले, और वो सरकार का और कोर्ट का टाइम भी खराब करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हमारे किसी भी मुकदमे में सरकार का
या लोगों का जो है समय खराब नहीं हुआ है। हमने जो भी मुकदमा डाला है वो हम जीते हैं और उसके हमने पूरी तरह से छानबीन की, प्रमाण जुटाए। मैंने खुद जो है अपने पास से अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च किए हैं और तब मैंने जो है प्रॉक्सी कोई लिटिगेशन कभी नहीं किया अपने बारे में मैं कह सकता हूँ, और ना मैं अखबार पढ़ के कभी मुकदमा डालता। अच्छा, प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का जो हर्जाना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आप किस नजर से देखते हैं एक वकील होने के नाते? वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय के न्यायाधीश थे मिश्रा जी, उनको लगा कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं, तो इज्जत बचाने के लिए उन्होंने, क्योंकि 1 रुपए से कम की रकम नहीं है, क्योंकि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1 पैसे का भी अगर होता ना चलन चलता तो वो 1 पैसे की भी लगा सकते थे, 1 कौड़ी का भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें चूंकि इस तरह की छूट नहीं थी तो मिश्रा जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। क्योंकि वो पूरा मुकदमा जो है अमित मिश्रा जो है आज के समय में, अगर उनके पूरे पुराने जो फैसले हैं जो उन्होंने अडानी के समर्थन में दिए हैं, उनकी जांच जो है खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंचें कर रही हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस कह रहे हैं इन सारे मुकदमों को खोलकर पढ़ेंगे। तो एक तरह से समझिए कि अदालत अगर किसी आदमी को डराने के लिए कहती है कि हम आप पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करेंगे, तो कंटेम्प्ट करने के 100 तरीके हैं। ये नहीं है कि मैं सीधा कहूं कि ये फलाना मिश्रा जी जो है ये भ्रष्ट है। मैं कई तरह के कह सकता हूं कि जैसे जिसे सिमली कहते हैं कि किसी आदमी को गधा भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं गधे जैसा है, और कई बार ये भी कह सकते हैं कि गधे के बगल में रहता है। तो जैसे कि एक आदमी पे मुकदमा चला और उसने एक आदमी को कहा कि भाई ये गधा है, तो उसे मुकदमा कर दिया। तो इसका मतलब प्रशांत भूषण सही है? मैं ये नहीं कह रहा, हर मुकदमे की दृष्टि देखनी पड़ेगी, लेकिन प्रशांत भूषण पे जो 1 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने किया, जिस मुकदमे में किया, वो जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का गलत था, मैं ये मानता हूं। तो प्रशांत भूषण को सजा मिलनी चाहिए थी उसमें? नहीं, मैं कह रहा हूं वो फैसला ही गलत था। सजा तो दिया उन्होंने 1 रुपए की, तभी तो उन्होंने 1 रुपया जमा कराया। नहीं, आपने जैसे कहा कि 1 पैसे का भी होता तो वो देते, एक इज्जत बचाने के लिए, तो इसका मतलब इज्जत बचाने के लिए ना करके जो है कानून का राज स्थापित करने के लिए उनके खिलाफ कठोर जो है निर्णय लेना चाहिए। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा इस बात को। मैं तो मानता हूं कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ये गलत एक्ट है। आप लोगों को इतना सभ्य और सुशील बनाइए कि वो कोर्ट की अवमानना ना करें। हमने देश के लोगों को जाहिल बनाया है। आप उन्हें इतना सुसंस्कृत, और देशों में तो नहीं होता, किसी और देश में अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में या अमेरिका के, अच्छा, आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, वो क्या आधार होता है आपका कि जो आप हर मामले में कह देते हैं? अगर मुझे साफ लगता है कि इस आदमी ने गलत किया है, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, और अगर कानून अपना पालन करेगा तो ये आदमी जेल जाएगा, ये मैं कहता हूँ। और मैं कहता ही नहीं, हमने नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा, बूटा सिंह को 3 साल की सजा, वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, दोनों को करवाई थी। मैंने कई लोगों को सजा कराई है, लेकिन जब कराई है जब मैं उस बारे में पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता हूं। तो मोदी जी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो उसमें कितना निश्चिंत हैं आप? उनके कौन से एक्ट पे निश्चिंत हैं? मैं 100% निश्चिंत हूँ। कौन सा एक्ट उनका है जिसमें उन्हें जेल जाना चाहिए? अगर मैं बता दूंगा तो सबको बात खुल जाएगी, लेकिन मैंने इस बात की, जिस बातों को हम आज के दिन हम बात कर रहे हैं, यानी 10 नवंबर को जिस दिन हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं कई चिट्ठियां जो है भारत के राष्ट्रपति को, CBI को, सबको भेज चुका हूं, और उन्हीं मामलों में वो जेल जाएंगे जो मामले मैंने भेजे हैं, ये मैं कह सकता हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड। धन्यवाद। हेलो जी सर, जी, हाँ, कनेक्शन किसके नाम पर, शुभ नाम जान सकता हूँ सर? सिराज साहिल के नाम पे है, मैं बोल रहा हूँ सिराज साहिल। अब आप मेरी बात, अब पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सर अरविंद बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ अरविंद जी बताइए। अब मैं पूछूं आपसे कुछ, ये आज मैं चौथी बार फ़ोन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये तमीज़ सिखा दीजिए जो लड़कियाँ बैठती हैं कि फ़ोन ऐसे नहीं रखा जाता है, बात कंप्लीट की जाती है। अब आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ अरविंद जी, सुनिए। जी, ये कनेक्शन जो है लगा हुआ है, इतने साल हो गए। अभी जो है रिसेंटली जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो आपके यहाँ बुलाया हमने सर्विस के लिए, तो वो डिश उसने बदल दी। पहली बात तो आपके इंजीनियर ऐसे अनाड़ी हैं कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता रहती है कि क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें जो है मतलब खोल खाल के गड़बड़ कर देते हैं। तो उसने डिश एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दी और चलाया, जैसे तैसे सिग्नल आया, थोड़ा सा जो है टीवी चला, फिर उसके जाने के बाद जो है फिर ख़राब हो गया। तो मेरे बेटे ने फ़ोन किया तो कहने लगा कि मैं जो हूँ परसों आ जाऊँगा, आप चिंता ना करो। खैर आया, वो आके कह रहा है
कि ये तो सेक्टा बॉक्स की प्रॉब्लम है। तो पहला सवाल आपसे कि जब सेक्टा बॉक्स की प्रॉब्लम थी तो डिश को इधर उधर करके जो है उसने सर्विस चार्ज जो है क्यों ले लिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब वो करके चला गया और बेटे ने कहा कि आप सेक्टा बॉक्स जो है बदल दो, सेक्टा बॉक्स सर्विस चार्ज भी ले गया वो, और 250 रुपये और ले गया डिश को बदलने के लिए। समझ लीजिए क्या ठगी हो रही है ये। 250 रुपये भी ले गया, सर्विस चार्ज भी ले गया, डिश बदल दी इधर से उधर। ओके, अब फिर जो है कह रहा है, जब दोबारा आया तो कह रहा है कि सेक्टा बॉक्स में प्रॉब्लम है। तो बेटे ने कहा चलिए सेक्टा बॉक्स बदल दीजिए। कहने मेरे पास अभी है नहीं, मैं 1-2 दिन में ला के बदल दूंगा, उसके 250 रुपये पड़ेंगे। समझ लो केस पहले। बेटे ने कहा कि ठीक है दे देंगे। उसने हमें फ़ोन किया, हमने हाँ दे देना। वो आया नहीं, ठीक। अब फिर दोबारा कंप्लेंट की तो मिस्टर जगदीश हैं कोई, उनकी ड्यूटी लगी कि जाओ सेक्टा बॉक्स लगा दो। तो वो फ़ोन कर रहे हैं हमें कि सर 450 रुपये पड़ेंगे। हमने किस बात के? कहने आपकी वारंटी पीरियड निकल गया। अरे गधे कहीं के, वारंटी पीरियड हमने निकाला? तुमने टाइम से सर्विस नहीं दी, 15 दिन लटका दिया और फिर कह रहे हो कि वारंटी पीरियड निकल गया। किसकी गलती से पीरियड निकला? पहले इसका सवाल अपने सीनियरों से पूछ के हमें बताओ। बात 200 रुपए की नहीं है, बात तरीके की। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, ठगी का धंधा शुरू है। कह रहा कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। आपके यहाँ फ़ोन किया, 2 बार बात हुई। लड़कियां बात करती हैं, आधी बात करके फ़ोन काट देती हैं। तरीका है कोई ये? मुकदमा करें, मीडिया में दिखाएं, क्या करें बताओ? सर सुविधा के लिए माफी चाहूंगा मैं आपके, इसके लिए सर मैं माफी तो तुम्हारा सुभाष चंद्रा मांगेगा। मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम अगर नहीं रिजॉल्व हुई तो पूरी जो है हम साले स्टोरी चलाएंगे। सुभाष चंद्रा जो है जी टीवी का मालिक, डिश का मालिक चोर है, तब सही रहेगा। तरीका है कोई ये? हर कस्टमर एक जैसा होता है? सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजल्व करा देता हूँ सर, समझ लीजिए। मैं इसके रिगार्डिंग में सीनियर से बात करा देता हूँ। जी जी हाँ, सीनियर से करा दो, तुम सुभाष चंद्रा से करा दो, साले सुधीर चौधरी से करा दो जो बड़का पत्रकार है तुम्हारी कंपनी में, चोर कहीं के। अब कहोगे बदतमीजी कर रहे हैं, काम गलत करोगे बदतमीजी नहीं करेंगे। काट दे इसको, उठा के फेंक दे डिश को, लगवा ले टाटा स्काई लगवा ले, फ्री में लगा रहा है। तब लड़कियां फोन करेंगी, सर क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों हटा दिया। नाटक कर रहे हो यार, इसको सही कराओ आप। अब मैं फोन दोबारा नहीं करूंगा, अब सीधे वहीं ऑफिस पहुंचूंगा। हेलो सुनो, ओ बाबू अरविंद जी, जी सुन, मेरे बारे में सुन लो पहले मैं कौन हूँ। सड़क छाप नहीं हूँ। तुम्हारे साले जितने चेयरमैन मैन कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्रीडेटेड। गूगल में मेरा नाम डालोगे तो पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें भी, तुम्हारी कंपनी पे भी 200 रुपये ये। अब इसको जो जी चाहे करो, मैं काट रहा हूँ। में आपका स्वागत है। अगर आप अपने फेवरेट चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं और अपने पसंदीदा चैनल्स ऐड करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अपने अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए 2 दबाएं। अगर आप अपना अकाउंट रिचार्ज कर चुके हैं और अभी भी ग्रे कलर की 102 एरर फ्लेग आपकी टीवी पर दिख रही है तो 3 दबाएं। सेट टॉप बॉक्स से संबंधित ट्रबल शूटिंग के लिए 4 दबाएं। अपने चैनल से पाइए 5000 तक के Amazon वाउचर्स। जानने के लिए 5। अगर आपकी टीवी स्क्रीन पर 101 एरर प्लेट आ रही है तो 1 दबाएं। 102 एरर प्लेट के लिए 2 दबाएं और 301 एरर प्लेट के लिए 3 दबाएं। करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो 1 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें। हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर केयर अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार मैम, किरास के रेट में रिचार्ज करने के लिए क्या फायदा? हाँ हेलो मैडम, मेरी बात सुनो आप। मेरा डिश टीवी जो है, जब से डिश टीवी शुरू हुआ तब से चल रहा है। अभी जो है पिछले महीने जो है विजिट किया था, एंटीना चेंज किया था और सारी चीज़ें करने के बाद भी जो है पिक्चर उसमें नहीं आ रही थी।
तो कंप्लेंट की तो वो ये कहने लगी, मैडम आप जैसी मैडम थी कोई, कि हम उसको सेक्टा बॉक्स को बदलवा देंगे। तो जो लड़का उस दिन आया था सेक्टा बॉक्स उसके पास नहीं था। फिर 15-20 दिन सेक्टा बॉक्स नहीं लेके वो आया, और अब लेके आया तो कह रहा है कि 200 रुपये सर्विस चार्ज भी चाहिए और 250 रुपये सेक्टा बॉक्स के लेंगे। तो सर्विस चार्ज जो है फिर किस बात के लेगा, जब टाइम पे जो है आप लोगों ने सर्विस नहीं प्रोवाइड की, तो मैं क्यों उसमें सफ़र करूँगा, ये बताइए आप। सुविधा के लिए खेदे, पहले आपका वीसी नंबर बोलिए सर। वीसी नंबर हमें नहीं याद है, मेरा ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। एड्रेस बता रहे हैं, मिस्टर जगदीश गए हैं कोई, उनका फ़ोन आया था अभी सेक्टा बॉक्स लेके। वो कह रहे थे मेरे पास सेक्टा बॉक्स है, मैं लगाऊंगा जाके आपके घर पे, मैं ऑफिस में हूँ। बात 200 रुपए की नहीं है, बात उसूलों की है भाई। गलती आप करो, दंड हम क्यों भुगतेंगे। ठीक है, लाइन पर रहिए, मैं चेक कर रही हूँ। जगदीश गए हैं कोई, उनको कहिए आप। कनेक्शन आपका सर किनके नाम पर है? मेरे ही नाम है, यही फ़ोन है रजिस्टर्ड, सिराज साहिल नाम है मेरा। आप सर जो सेटअप बॉक्स चेंज के लिए आप जो कंप्लेंट दिए थे, वो कंप्लेंट दिए थे आप 22 तारीख को, ठीक है जी। तो टेक्नीशियन का जो आपका जो वारंटी होता है, वो वारंटी आपका खत्म हो चुका है। 13 सितंबर से वो वारंटी आपका खत्म हो चुका है। अरे मैं वही तो इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, 13 सितंबर से पहले ही जो है बदल देना चाहिए था, 1-2 सितंबर में ही। आपकी तरफ से ही आदमी नहीं आया, वो डेट निकल गई, अब आप भेज रही हो, वो आप भी कह रही हो कि टाइम निकल चुका, वो भी कह रहा है टाइम निकल चुका। तो मैं घर से पकड़ के आपके ऑफिस से पकड़ के तो नहीं लाऊंगा ना इंजीनियर को या टेक्नीशियन को। इसका जवाब दे दो हमें आप। ठीक है, आप लाइन पे रहिए। अधिक जानकारी के लिए मैं आपकी कॉल को सही ट्रांसफर कर रही हूँ, आप लाइन पे रहिए। जी। हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें। में आपका स्वागत है। अगर आप अपने फेवरेट चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं और अपने पसंदीदा चैनल्स ऐड करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अपने अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए 2 दबाएं। अगर आप अपना अकाउंट रिचार्ज कर चुके हैं और अभी भी ग्रे कलर की 102 एरर स्लेव आपके टीवी पर दिख रही है तो 3 दबाएं। सेट टॉप बॉक्स से संबंधित ट्रबल शूटिंग के लिए 4 दबाएं। अपने टैलेंट से पाइए 5000 तक के Amazon वाउचर्स। जानने के लिए 5 दबाएं। डिश स्मार्ट हब या डिश स्मार्ट किट की जानकारी या उससे जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 6 दबाएं या किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए 7 दबाएं। क्षमा करें, हमें आपके द्वारा कोई इनपुट नहीं मिला है, कृपया दोबारा कोशिश करें। अगर आप अपने फेवरेट चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं और अपने पसंदीदा चैनल्स ऐड करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अपने अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए 2 दबाएं। अगर आप अपना अकाउंट रिचार्ज कर चुके हैं और अभी भी ग्रे कलर की 102 एरर स्लेव आपके टीवी पर दिख रही है तो 3 दबाएं। सेट टॉप बॉक्स से संबंधित ट्रबल शूटिंग के लिए 4 दबाएं। अपने टैलेंट से पाइए 5000 तक के Amazon वाउचर्स। जानने के लिए 5 दबाएं। डिश स्मार्ट हब या डिश स्मार्ट किट की जानकारी या उससे जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 6 दबाएं या किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए कृपया लाइन पर बने रहें। हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर केयर अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या नाम बताया? प्रिंस। अच्छा, ये बताओ आप लोग जो है सिर्फ फोन पे सुन के बात उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हो? गुणवत्ता के लिए ये रिकॉर्ड की जा सकती, तुम्हारी बात भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तरह से हरकतें तुम लोग कर रहे हो, 4 बार बात हो चुकी, अभी तक जो है मेरा जो है रिप्लेस क्यों नहीं किया सेक्टा बॉक्स? ठीक है, कुछ सिस्टम होता है कि किससे बात हुई, क्या हुई, आगे फीडबैक देते हो, सब रामराज चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपका ही कनेक्शन तो डीएक्टिव हाँ नहीं, क्या? आपका कनेक्शन तो डीएक्टिवेट शो कर रहा है। हाँ, क्यों? कनेक्शन किन के नाम से है? मेरे नाम से सिराज साहिल बोल रहा हूँ। और आप सुन लो मेरी बात, मैं जो हूँ अब दोबारा फोन नहीं करूँगा।
और सारा कन्वर्सेशन जो है लाइव चैनल पे चला दूंगा और सुभाष चंद्रा की फोटो लगा देंगे उस पे कि चोर है वो 1 नंबर का, ये समझ लो। दोबारा फोन नहीं करेंगे, तमाशा बनाएंगे तुम लोग। अब सुनो मेरी बात, मेरे नाम से है, देखो आप स्क्रीन पे क्या क्या रिकॉर्ड है, क्या डिजिटल इंडिया चला रहे हो तुम लोग, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो। चलो देखो, आपका कनेक्शन शो कर रहा है कि आपने कनेक्शन टेम्परेरी बेस पर 5 दिनों से बंद करवाया है। हाँ, और आगे और कंप्लेन आपका शो कर रहा है कि कंप्लेन आपने किया था कि आपका सेटअप बॉक्स वर्क नहीं कर रहा है, सेटअप बॉक्स फॉल्टी है, तो टेक्नीशियन आपके पास गया था। तो सेटअप बॉक्स अभी सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये पता है, ये रिमार्क में है। नहीं, बता दीजिए सर, टेक्नीशियन आपको कॉल किया था? टेक्नीशियन ने कॉल किया था, उसने ये कहा था कि सेटअप बॉक्स के जो है 250 रुपए पड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल देंगे, आ जाओ लेके। फिर कहने लगा कि 200 रुपए हम सर्विस चार्ज लेंगे। तो हमने कहा कि बेटे सर्विस चार्ज तो मैं दे चुका हूँ जब तुम उस दिन आए थे। तुमने डिश इधर उधर पलटी सिलती, तुमने 200 रुपए सर्विस चार्ज भी ले लिया। डिश एंटीना को इधर से दीवार से उठा के उधर लगाने के उसके 250 भी ले लिए, 450 तुम लेके चले गए। उसके बाद तुमने कहा सेटअप बॉक्स मेरे पास है ही नहीं, और सेटअप बॉक्स जो है जब आएगा तब जो है हम लगा जाएंगे। और 20 दिन तक सेटअप बॉक्स नहीं आया। अब आया तो कह रहे हो कि जो है जो आपका वारंटी पीरियड है 1 महीने का वो निकल गया है। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? 20 दिन के बाद तुम सेटअप बॉक्स लेके आ रहे हो और 200 रुपये विजिट चार्ज भी लोगे। चोरी चकारी शुरू कर दी है क्या? सुभाष चंद्रा के पास पैसा कम हो गया है, बेईमानी से पैसा लोगे। इसका जवाब दो जी, दो जवाब, टेप करो सब बातें, जवाब दो। हाँ, इसका जवाब दो मेरी बात, जो भी नहीं मेरी बात का जवाब दो। एक बार पैसे लेने के बाद कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई है, उसका समाधान नहीं किया गया समस्या का, और 20 दिन तक तुम गए नहीं, और उसके बाद जाते हो कहते हो वो तो पीरियड निकल गया। इसमें किसका फॉल्ट है बताओ? पढ़े लिखे आदमी हो, किसका फॉल्ट है? आओगे तुम क्या हम आएंगे तुम्हारे ऑफिस, तुम आए नहीं, ये किसका फॉल्ट है? जवाब जी दो। मैं समझ रहा हूँ। अरे समझ नहीं रहे हो? हाँ ना, जवाब दो, फॉल्ट किसका है? हम आपको बुला रहे हैं और ये लड़कियां बैठी हैं, फोन उठाती है, आधा रख देती हैं, सब टेप हो रही है मेरे पास बातें। अब तुम बात कर रहे हो, तुम भी भाग जाओगे, तुम्हारा सीनियर बात नहीं कर पाता है। इसलिए सीधे सीधे मेरी बातों का जवाब दो। सब टेप पे लगी हुई है, हम इसको चलाएंगे। अब हम उठा के फेंक देंगे तुम्हारे डिश को और टाटा स्काई लगा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम लोग तो एकदम अंधेर मचाए हुए हो। मेरी बात का जवाब दो। जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्विस में लेट होती है इसके लिए हम समझ रहे हैं आपको प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी सर्विस में डिले होती है, लेकिन जो टेक्नीशियन आपके पास एक बार आपके घर जाता है तो उसके लिए 30 दिन की आपको विजिट वारंटी मिलती है कि अगर अगले 30 दिन तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है जब प्रॉब्लम हो गई 10 दिन बाद और 20 दिन के बाद तुम आ रहे हो तो 20 दिन लैप्स किसने किए? हमने किए कि तुमने किए? इसका जवाब दो। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि सर्विस में डिले होती है, वही मैं बता रहा हूँ आपसे। तो देखिए, जो भी कंसर्न है आप सीनियर के पास बता दीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, उन्हें बता दीजिए। तो वो सीनियर की भी ऐसी तैसी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वहीं आके जूतों से मारेंगे तुम लोगों को, ये भी समझ लो। बात कराओ। इसके लिए आपकी कॉल को होल्ड पर रख सकता हूँ सीनियर के पास ट्रांसफर करने के लिए। होल्ड है। विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें। होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ बताओ।
कराओ बात। सीनियर बिजी जा रहे हैं अन्य कॉल पर। और कोई सीनियर से कराओ भाई, काहे के बिजी जा रहे हैं, कितने बड़े सीनियर हैं, दूसरे से कराओ, किसी दूसरे से कराओ। ठीक है, इसके लिए आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकता हूँ? बेटे रख लो, नहीं तो नौकरी सबकी जाएगी, ये समझ लो। होल्ड पे रख लो 1 घंटा, होल्ड पे रख लो, नौकरी जाएगी सीनियर की भी सबकी, और सुभाष चंद्रा के मुंह में तालिक लगाएंगे, एकदम समझ लो। ये सुधीर चौधरी जो डीएनए पढ़ता है जी टीवी पे, भूल जाएगा डीएनए पढ़ना, हम तुम्हारा डीएनए कर देंगे। करो, होल्ड है, कट गया फोन अगर तो समझ लेना। माई डिश टीवी ऐप क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dishtv.in अथवा डाउनलोड करें माई डिश टीवी ऐप। जा रहे हैं अन्य कॉल पर। साहब होल्ड किए हुए हूँ, 1 घंटा बिजी रहे, हम सीनियर को भी तो देखना चाहते हैं, उसका मेंटल लेवल कि कितना पढ़ा लिखा है और कैसे कंपनी चला रहा है, हम होल्ड किए हुए हैं। आज आप दूसरे सीनियर से बात कराओ, नहीं तो लक्ष्मी नारायण गोयल से बात कराओ जो चेयरमैन है तुम्हारे डिश का, और नहीं करेगा सबके मुंह काले करके टीवी पे चलाऊंगा, ये एकदम समझ लो, सब रोगे, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात करा दो। हर आदमी को तुम सबक छाप समझते हो, बेवकूफ समझते हो, कंपनी चला रहे हो कि डकैती डाल रहे हो। ठीक है सर, इसके लिए आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकता हूँ? रखे रहो, पूरी रात तक होल्ड रखे रहो, आज समाधान होगा ना तो पूरी 2 घंटे की वीडियो बना के चला के सुप्रीम कोर्ट तक मैं लगा दूंगा। ये है तुम्हारे राज्यसभा सांसद चोर कहीं के, बेईमान लोग। सर प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज कीजिए। बेटे सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे हो, ना तुम्हारा सीनियर दे पाएगा, ना सुधीर चौधरी दे पाएगा जो टाई लगा के भौंकता रहता है दिन भर। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, मैं जेन्युइन सवाल करता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे हो। डिले तुम्हारी तरफ से हुआ, पैसे मैं क्यों दूं, इसका जवाब दे दो, तुम सीनियर से बात करा दो, नहीं तो। ठीक है, होल्ड है। क्या नाम बताया आपने? क्विक और इजी हेल्प पाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डिश टीवी। धन्यवाद जी। सर अभी भी सीनियर बिजी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम होल्ड करे रहेंगे, आप करते रहो, कोई दूसरे सीनियर से करा दो, सीनियर के जूनियर से करा दो। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके रिगार्डिंग। मैं आपने जो बार काम है ट्राई किया 2-3 बार, और क्वालिटी पर्पज से सर होल्ड की एक लिमिट होती है, हम होल्ड के लिमिट से ज्यादा तक होल्ड नहीं रख सकते हैं। सुनो मेरी बात, अब मेरी सुन लो, अब इस फोन को काट दो तुम अपने एंड से, चाहे हमारा अगर डिश टीवी नहीं लगा कल तक तो परसों जो है ये पूरी न्यूज जो है चलेगी और सुभाष चंद्रा के मुंह पे कालिक होगी। ये जो डीएनए चलाते हैं बहुत बड़े सुधीर चौधरी पत्रकार हैं, समाज को सुधारते हैं, तुम अपने यहाँ गंदगी तो दूर कर लो यार, पहले बेईमानी तो उतर आए हो। अब तुम अभी भी होल्ड करके बात करा दो सीनियर से तो फायदे में रहोगे। नियम कानून है सर, अभी भी सीनियर बिजी जा रहे हैं, मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। तो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल में लेकर के 57575 पर मैसेज कर दीजिए। हमारे तरफ ये सब नई नई कहानियां हमें ना बताओ। मोदी जी डिजिटल इंडिया चला रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया में तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक को ना बेवकूफ बनाओगे, सब कुछ हम ही करें। तुम लाइन पे हो तो समाधान कर नहीं पा रहे हो, अब हम मैसेज करें? लाट साहब हो तुम? कौन हो तुम लोग? पैसा हम दे रहे हैं, सर्विस तुम प्रोवाइड करोगे, पैसा भी हम दें और सर्विस भी तुम गड़बड़ करो, फिर हम मैसेज करें, तुम 15-15, 20-20 मिनट होल्ड करा के बात नहीं करा पाते हो, ये भी फॉल्ट तुम्हारा है, ये भी फॉल्ट तुम्हारा है। और अब तुम हमें नई कहानी बता रहे हो कि मैसेज कर दीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सीधे बता रहा हूँ कि या तो मेरी बात करा दो, या तो मेरा कनेक्शन करा दो, और नहीं तो फिर जो है हम परसों जो है इसको चलाएंगे और इसकी सीडी सारे चैनलों में भेजेंगे, एनडीटीवी से लेके सब में, कि किस तरह से चोर बना हो रहा है, सुभाष चंद्रा जी टीवी वाले कर रहे हैं। अब आगे बोलो, बात कराओगे कि नहीं? सीनियर बिजी जा रहे हैं, आप कुछ समय बाद कॉल बैक कर लीजिए, सीनियर से बात हो जाएगी। मेरा नंबर नोट करो, फिर तुम उधर से कॉल करोगे, मैं नहीं करूंगा बेटा, तू मुझे नहीं जानता है, समझ।
हम प्रधानमंत्री का भी कॉल बैक नहीं करते हैं, फिर हम ये भी समझ लो। तुम्हें पता नहीं है, तुम यूट्यूब पे मेरा नाम डाल लो कि मैं कौन हूँ, ये समझ लो। मेरा नाम आ गया ना स्क्रीन पे, घर जाके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या पत्रकारिता होती है, क्या मेहनत से कमाई की पैसे की वैल्यू होती है। हम हरामखोर पत्रकार नहीं है कि पैसे कमाने के लिए दलालियां करते हो। हम आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हारी भी लड़ेंगे। जब ये साले तुम्हारी शोषण करेंगे, तुम्हारा नौकरी से हटाएंगे, तुम्हारी तनख्वाह और इंक्रीमेंट नहीं, तो मैं मदद करूंगा। मैं वो आदमी हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मेरा काम ना हो जूते मारूंगा। तुम कहोगे प्रोफेशनल लैंग्वेज, तुम प्रोफेशनल काम कर रहे हो ईमानदारी से? नहीं कर रहे हो तो आदमी क्या कहेगा? तुम्हें फूलों का हार पहनाएगा? मेरी बात का जवाब दे दो भाई और करा दो। और बात नहीं कराओगे तो हम दोबारा ना फोन करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है, तुम्हारे यहाँ से फोन आना चाहिए। और कल तक मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, शाम तक 5 बजे तक, तो बस तुम समझना परसों हम इसको वीडियो को चलाएंगे, तुमसे जो बात हो रही है सब टेप हो रही है। और उसमें फोटो होगा सुभाष चंद्रा का, लक्ष्मी नारायण गोयल का और सुधीर चौधरी का भी होगा कि भाई दुनिया को डीएनए दिखाता है, डेली एनालिसिस करता है। अपने घर में तो देख ले किस तरह से काम कर रहे हो तुम लोग, तमाशा बनाए हुए हो। हर आदमी को एक तरह का समझते हो, कोई वैल्यू ही नहीं है। फोन पे बात हो रही है, इस नंबर पे कर लीजिए, उस पे कर लीजिए, ये दबाइए वो दबाइए, तुम्हारे तक पहुंच गए। अब तुम कह रहे हो सीनियर बिजी हैं। अबे क्या अफीम चरस बेच रहे हैं सीनियर? क्या कर रहे हैं? कंपनी में कस्टमर फोन कर रहा है, कस्टमर भगवान होता है, फोन कर रहा है, तुम कह रहे हो कि आप फिर कीजिए। अरे हम टाटा स्काई ले लेंगे, वीडियोकॉन ले लेंगे, एक कंपनी है। ये हाल है, बात कराओ। अभी भी मैं कह रहा हूँ भाई, हेलो, एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ सर। सुनो भैया मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप एम्प्लॉय हो, हमारी दुश्मनी व्यवस्था से है। अब आप ये बताओ, आप घर जाके यूट्यूब पे सिर्फ मेरा नाम डालना और आंख बंद करके भगवान को नाजिर हाजिर जान के सोचना कि हम जो बातें कह रहे हैं गलत हैं कि सही हैं। 400 वीडियो पड़ी हैं उसपे। हाँ बताओ। देखिए, हम यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बढ़े हैं कि जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर करना है हमें। कहाँ हो रही है? दूर नहीं हो रही है ना, कहाँ कर पा रहे हो? वही बता रहा हूँ, जो सर्विस में डिले हुई है उसके रिगार्डिंग में हम आपसे समझ रहा हूँ कि आपको, आपके जगह मैं भी होता तो मैं भी इतना ही परेशानी झेलता। ये बात मैं आपकी समझ रहा हूँ। अच्छा, जो भी सर्विस में डिले हुई है इसके लिए तो अच्छा, परेशानी भी झेले और पैसे भी हम दें, ये कौन सी बात हुई? ये बताओ। परेशानी भी हम झेले और तुम्हें पैसे दें? बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है बात। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, तो वही बात है सर। तो हम हम नहीं चाहेंगे कि कस्टमर को हमसे कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी सर्विस में डिले हो जाती है, तो ये कैसे हल होगा? इसका हल कैसे होगा भाई? मेरे हो रहा है, तो हमारी बात कराओ और या तो इसको डिश को बदलवाओ, सेक्टा बॉक्स को। और पहले एक सवाल का जवाब दो, जब सेक्टा बॉक्स में प्रॉब्लम थी तो उसने एंटीना क्यों एक दीवार से दूसरी दीवार पे लगाया, उसके पैसे ले लिए 250? ये क्या तरीका है? इसीलिए कह रहे सीनियर से बात कराओ ना सर। वही बता रहा हूँ कि क्वालिटी पर्पज से एक लिमिट होती है कॉल को होल्ड पे रखने के लिए। ठीक है सर। अच्छा, तो सुनो, यहीं पे एक सवाल और। जब पर्पस है कि क्वालिटी पर्पस के लिए लिमिट होती है, तो उस विद इन लिमिट पीरियड जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए ना, नहीं तो क्वालिटी कैसे जो आप सुधारोगे? रिजॉल्व नहीं हुई, अब हम फिर मिलाएं 15 मिनट तुमसे माथापच्ची करें, उस पीरियड में दूसरे अधिकारी से बात कराओ ना। इतनी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, खरबोपति है, राज्यसभा सांसद बन गए हैं बीजेपी की मदद से, सुभाष चंद्रा जी। अच्छी बात है, आप जो पैसा ले रहे हो जिस चीज का, उसको तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दोगे। रेल में हम चढ़े, हमें टिकट कंफर्म हो, हमें ना बैठने दे, हम रेल मंत्री को सही कर देंगे 2 मिनट में। आप बताओ, आप हमसे कोई चीज खरीदो और पैसे दो और आपको ना मिले वो चीज, मान लोगे आप? बताओ। नहीं, तो बता रहा हूँ सर। तो फिर आप इसको हल कर दे भैया, इसको हल कर दो, बात करा दो। और नहीं तो मेरे नंबर पे आपकी तरफ से फोन आना चाहिए, काट दो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, हम यहाँ से कॉल बैक करिए, आपका नंबर सेव कर दे रहे हैं, हमारे तरफ से आपके पास कॉल बैक चली जाएगी। और कल अगर 5 बजे तक मेरा डिश नहीं बदला तो बस फिर हम ये डिश ही फेंक देंगे उठा के और तुम्हारी न्यूज हम चलाएंगे। ओके।
नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में आज खुलेआम गैंगवार हुआ। कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी नामक गैंगस्टर पेशी पर आया था। इसी दौरान वकीलों की यूनिफॉर्म में भेष धारण कर बदमाशों ने कोर्ट परिसर में ही उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और पुलिस ने मौके पर दोनों बदमाशों को जिंदा गिरफ्तार करना ठीक शायद नहीं समझा और उनको भी मौके पर मार दिया गया। सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह न्यायालय होने के बावजूद पुलिस ने जिस तरीके से व्यवस्था वहां संभाली है उस पे सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में असलहे पहुंच जाना भी अपने आप में एक दुर्भाग्य का मामला है। इसी मुद्दे पर सुरेंद्र कहानियां क्राइम स्टोरी के लिए, सुरेंद्र कहानियां यूट्यूब चैनल के लिए जर्नलिस्ट सिराज साहिल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चर्चा की। उस चर्चा की सारी रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत है। रोहित पांडे जी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रोहिणी कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी नामक गैंगस्टर पर दूसरे गैंगस्टर दो लोगों ने वकील की यूनिफॉर्म में पहुंचकर कोर्ट परिसर में जो है उसकी हत्या कर दी, पुलिस कस्टडी में होते हुए, पुलिस की मौजूदगी में। और फिर पुलिस ने जो है उन दो हमलावरों को मौके पे मार दिया, तब कि जो है उनको पकड़ा भी जा सकता था ताकि पता चलता कि कहाँ क्या षड्यंत्र है, कौन लोग इनके पीछे हैं। तो इस पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील होने की दृष्टि से? साहिल भाई, मैं आपको बताऊं, सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना जी, और ऐसे मामले में जिसमें गैंगस्टर है जी, ऐसे मामले में जो एक गैंग है जी, जो दुर्दांत अपराधी है जी, उसको पेशी के लिए लेके जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर जी, और ऐसी कोर्ट जहाँ पे कई बार ऐसे मामले हुए, ऐसी वारदात हुई है जी, सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जी। हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेके चलना होगा। कोर्ट के अंदर जाना है तो जी, इसकी जिम्मेदारी सरकार को, जी, जिम्मेदारी सरकार के द्वारा डिप्यूट किए उन पुलिस प्रशासन के लोगों को जी लेनी पड़ेगी, ऐसी जगह पे जहां आए दिन ऐसे वारदात होते रहे। जी। मेरा मानना यह है कि इससे बड़ा दिन, जो हम कहने की दुर्भाग्य का दिन नहीं होगा कि कोर्ट के अंदर जी, जहाँ सारी व्यवस्था है, जहाँ न्याय के लिए हम लोग जाते हैं जी, वहाँ पे गोलीबारी होना, गोली चलना, गोलियां चलना कितना दुर्भाग्य की बात है। इन सब के पीछे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा। अच्छा, ये पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश अस्थाना मीडिया से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि वो गैंगस्टर था, वो मारा गया। जिन लोगों ने हमला किया था वो भी जो है क्या थे ये अभी नहीं पता, उन्होंने गैंगस्टर था, मारा गया। तो गैंगस्टर तो न्याय प्रक्रिया के तहत पेशी पे आया था, न्यायालय जो सजा उसको देता वो देता। तो पुलिस की मौजूदगी में दूसरे बदमाश जो आके उसको मार दें और उन बदमाशों को भी पुलिस मार दे क्रॉस फायरिंग में, सबूत ही ना बचे कोई कि क्या मामला है, किन लोग, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या ये जो है पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था के लिए ये इंसिडेंट सही है या ये तरीका सही है पुलिस का? बिल्कुल सही कहा आपने। न्याय व्यवस्था का अपना काम है और पुलिस व्यवस्था अपना अपना काम करती है जी। जिस तरीके से अभी ये मामला आया और स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं कि माननीय अस्थाना जी ने जो दिया है जी, देखिए, ये सेंटिमेंट के बेस पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते जी। आप नहीं कह सकते कि हाँ वो गैंगस्टर था तो उसको मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इनकाउंटर किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जी, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और जो इसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी। और इसमें एक आपने जैसे कहा कि
अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है कोई अपराध करते हुए जी, वो उसकी एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, जी, उस प्रक्रिया से वो चलेगा जी, और आगे अगर अपने आप को प्रूफ करेगा जी, कि वो अपने आप को बरी करेगा या अपने आप को जेल के अंदर लेके जाएगा, जी, तो उसका काम है। ये एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, ये एक हमारी सामाजिक व्यवस्था भी है जी, तो इस देश में दी गई है जी, और उस व्यवस्था को हमें सुचारू रूप से चलाना चाहिए। हम जिम्मेदार पोस्ट पर रह करके भी हमें ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए कि जिससे कि ये लगे कि जैसे को तैसा, अगर वो गैंगस्टर है तो उसको वही मार दो कहीं भी दिखे। ऐसा ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। जनता बहुत ही डरी हुई है। आज जो मामला सामने हुआ है हमें डर है इस बात का। मैं एक लॉयर के नाते, एक अधिवक्ता के नाते, वकील के नाते बता रहा हूँ आपको कि डर अब डर लगने लगा। रोहिणी कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऐसी कोर्ट में जहाँ पे अपराधी आते जाते रहते हैं, वहाँ जाना हमें कैसे होगा? हम डर के और सहम के जाएंगे, रहेंगे, लगेगा कि आज जा रहे हैं तो लौट के नहीं आएंगे। तो ये बताइए कि पुलिस का जो इस पूरे मामले में नजरिया है, जो एक्ट है, जो उनका बर्ताव है, जो एक्शन है, उसको आप एक वकील होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? व्यवस्था की चूक नहीं दिख रही है आपको? सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं है जी। कोई भी आदमी, चाहे वो लॉयर हो या लिटिगेंट हो, कोई जनता का कोई एक आदमी, कोई भी आदमी हो जी, वो अगर कोई भी वेपन लेके अंदर जाता है, कोई भी अगर ऐसी चीजें डेडली वेपन लेकर के अंदर जाता है, क्या उसके लिए परमिशन दी जा सकती है? जी। क्या वहाँ पुलिस प्रशासन परमिशन देती है क्या? जी। वहाँ उसके अंदर लेके जाने का मतलब हुआ कि पूरी प्लानिंग के साथ उसको वहाँ अंदर लेके जाया गया। तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की चूक भी रही और पुलिस की लापरवाही भी रही कि जो हथियार वहाँ पहुँच गए। पुलिस अगर लापरवाही नहीं करती, पुलिस अगर प्रॉपर वहाँ से चेकिंग करती, चाहे वो लॉयर हो, देखिए सबके लिए वही है। अगर इनका नोटिफिकेशन देखेंगे तो हर किसी को आपको चेक करना पड़ेगा, ये इनको बताया जाता है जी। आप चेकिंग करेंगे, आप चेक करेंगे, उनके आई कार्ड देखेंगे जी। ये हमेशा जब भी कोई मामला ऐसा उठाया आया है, हमेशा सारी चीजें हुई हैं। अभी देखिए वारदात घटना घट गई, अब कोई भी आदमी बिना आईडी के, बिना फिस्किंग के अंदर नहीं जा सकता। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मामला हो जाए, कोई वारदात हो जाए, फिर इसके बाद आप फ्रिस्किंग करेंगे, फिर इसके बाद उसका आई कार्ड देखेंगे जी। कोई मरने के बाद, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने के बाद तब जाकर के आप चेतेंगे, तब जाकर पुलिस व्यवस्था आप टाइट करेंगे जी। रोहित जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इस घटना से जो है आप जो है लॉयर फ्रेटर्निटी में जो है किस तरह का माहौल है, और आप जो सरकार और शासन चलाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले न्यायिक अधिकारियों और पुलिस से क्या अपेक्षा करते हो आप? देखिए, हमें गुस्सा है, हमें गुस्सा भी है, हमें डर भी है। हम सभी उन अधिवक्ताओं से कहेंगे कि भैया आप सभी लोग सजग हो जाओ। हमें अपनी जिंदगी का भी हमें डर है, हम कभी भी मर सकते हैं। हम न्याय के लिए, हम किसी के लिए न्याय की लड़ाई के लिए हम उस कोर्ट में जाते हैं। क्या इंतजाम है हमारे लिए? हमारे लिए क्या बनाया गया है? हमारे लिए कोई एक्ट भी नहीं है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है, हमारी जान माल का सुरक्षा का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? आज ये वारदात इस तरीके के अगर हर कोर्टों में होने लगेंगे, अगर उनको सही मिलता जाएगा, अगर उनको इस तरीके से सुरक्षा में चूक करके अगर कोर्ट के अंदर वेपन्स और उस तरीके से असलहा, इस तरीके से बंदूक और पिस्टल इस तरीके से अंदर ले जाने के लिए अलाउ करेगा, तो क्या लगता है कि क्या इस देश की व्यवस्था सुधर सकती है? क्या हम लोग डर के सहन से पूरी जिंदगी बिताएंगे? क्या हम डर के मरना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि सारे अधिवक्ता आज के देश में सजग होकर के तैयार बैठे हैं कि हमारी गलती कहीं अगर दिखेगी तो हम उसको अपने आप को दुरुस्त करेंगे और हमें भी सुरक्षा देने का पूरा प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। कसाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है जितेंद्र गोगी को अभी जो है गैंगस्टर में जो है लोगों ने जो है मार दिया रोहिणी कोर्ट परिसर में, उसको आप एक एडवोकेट की नजर से क्या समझते हैं? ऐसा जो है मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, और क्या जब न्यायालय के परिसर में ही इस तरह से जो गोलियां चलेंगी तो समाज में जो है न्याय के प्रति और व्यवस्था के प्रति कैसा जो है आम जनता में मैसेज जाएगा? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था है जी, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उससे ज्यादा होनी चाहिए जी। उसका कारण क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेंट कोर्ट है, वहाँ पर डायरेक्ट पेशी नहीं होती किसी मुलजिम की जी। हमारे यहाँ तो गैंगस्टर की पेशी होती है फिजिकली,
उनको मारने का सबसे अच्छी जगह जो है गैंगस्टर जो मारते हैं वो सबसे जगह कोर्ट है। पीछे भी आप गाजियाबाद के उसमें भी शूट आउट हुआ था इसी तरह का। हमें सीख लेनी चाहिए, प्रशासन को सीख लेनी चाहिए, पुलिस को सीख लेनी चाहिए कि शक्ति होनी चाहिए ना। तो वकील साहब, इसका मतलब ये है कि कोर्ट परिसर में ही गैंगवार को और बढ़ावा देने का माहौल ज्यादा अच्छा मिल जाता है बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। लोअर कोर्ट में उतनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं होती है, इसलिए जो पहले भी रोहिणी में भी जो शूट आउट हुआ है इस तरह का, तो आप इसको जो है क्या आप अपील करते हैं या क्या अपेक्षा करते हैं प्रशासन से और पुलिस से? देखिए, पुलिस से और प्रशासन से मैं ये अपील करता हूँ होनी चाहिए। आज 8-10 दिन अभी हम देखेंगे, 8-10 दिन सख्ती रहेगी। उसके बाद पुलिस वाले जो गेट पे खड़े होते हैं वो बैठ कर साइड में बीड़ी पी रहे होते हैं या आपस में बात कर रहे थे, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, उनके ऊपर कोई वो नहीं असर पड़ता। ये सुरक्षा का मामला पुलिस ही देखेगी, इसको वकील नहीं देखेंगे। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना साहब मीडिया से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो गैंगस्टर था, तो क्या गैंगस्टर था तो उसको कोई दूसरे गैंगस्टर के लोग आके मार दे, ये सही माना जाएगा? या पुलिस ने जिस तरीके से हमलावरों को जो है मौके पे ही मार दिया, तबकि जिंदा गिरफ्तार करके चेन जोड़ते वो कि कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उनको जिंदा पकड़ना चाहिए था पुलिस को? ये भगवान का शुक्र है कि इसके अंदर कोई पब्लिक का आदमी, कोई एडवोकेट, कोई कोर्ट स्टाफ और कोई जुडिशियल ऑफिसर को हताहत नहीं हुआ। नहीं इतनी देर लगती है, गोली कांड के अंदर कोई और भी हताहत हो जाता, फिर कौन जवाबदेही थी किसकी? अभी तो गैंगस्टर को मारने जो आए थे वो मारे गए या गैंगस्टर मारा गया, चलो तीनों बदमाश थे। क्या गोली के ऊपर नाम लिखा होता किसके ऊपर लगेगी वो गोली? लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि राकेश अस्थाना सुरक्षा बढ़ाओ, पुलिस वाले जो पुलिस वाले एक्टिव पुलिस वाले उनको लगाइए कोर्ट के अंदर। अच्छा, ये बताइए आप कि गैंगस्टर को जब पेश किया जाता है तो उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है उतने नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, तो इसके लिए आप जो है एडवोकेट की हैसियत से आप क्या जो है सुझाव देना चाहोगे लोगों को जो प्रशासन देखते हैं? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है, वो अपील जाती है नहीं होती है कोर्ट है। और बिहार में तो वो एक वैन लेके आती है, पूरी सुरक्षा है, फिर लॉकअप में रखा जाता है पूरी सुरक्षा। लेकिन जब लेके जाएंगे फिजिकली तो उस टाइम कोई भी मौके पे बैठ के जिसके पास कोई रिवॉल्वर बंदूक होगी वो निशाना लगा के मार देगा, जैसे कि आज हुआ है और ऐसे पहले भी हुआ है। तो मेटल डिटेक्टर होने चाहिए। आज आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, अगर 50%, 60%, 70% मेटल डिटेक्टर खराब ही होंगे। अच्छा, हमलावर वकीलों की यूनिफॉर्म में थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए भी मैं अपनी वकील संस्था में बात करूंगा कि हम लोगों को भी आई कार्ड ऐसे गले में लटका के प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये वकीलों की सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई भी वकील शुक्र भगवान का है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हमें भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। जुल्फिकार साहब, आप हाई कोर्ट के जो है सीनियर एडवोकेट हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो है जितेंद्र गूगी नाम के गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ, उस पे जो है अटैक किया और उसके अगेंस्ट जो है पुलिस ने जो है उस पे हमला करने वालों को जो है मौत के घाट उतार दिया। इसको आप एक वकील की नजर से किस तरीके से लेते हैं इस मामले को? देखिए, घटनाएं तो वैसे होती रहती हैं, लेकिन ये घटना जो है थोड़ी सी ज्यादा चिंताजनक है, चूंकि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने कोर्ट का भी डर खौफ नहीं है, कानून का कोई डर खौफ नहीं है। वो इतने डेयरिंग एंड बोल्ड हो गए हैं कि भरी अदालत में जज के सामने मुलजिम को मार देते हैं। ये अलग बात है कि पुलिस ने भी उसे मार गिराया है, लेकिन मैसेज यही जा रहा है कि वो लोग बिल्कुल डेयरिंग एंड बोल्ड हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कानून का कोई तरह का डर उनके दिल में नहीं है। नहीं तो वो लोग इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और जब कोर्ट में ही जब मार देंगे आप मुलजिमों इसको, तो राइवलरी में तो कहाँ बचेगा, कुछ बचने को है ही नहीं। ये है सूरत हाल। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि गैंगस्टर लोगों को जो है मार दिया, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मीडिया से ये कहते हैं कि अभी तक जो हमें खबर मिली उसमें वो गैंगस्टर था, वो मारा गया। तो क्या न्याय परिसर में, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग के टाइम पे
उसको अगर मार दिया जाता है और पुलिस जो है इनकाउंटर में उन लोगों को भी मार देती है जो हमलावर होते हैं, तो इस तरह से तो जो है एक तरह से उसको केस को ही खत्म कर दिया, लिंक नहीं मिलता। बिल्कुल ये अगर अब ये देखिए सवाल ये उठता है कि पुलिस के कारनामे को लोग सब जानते हैं जी, कि पुलिस का अपना एक वर्जन होता है जो बाद में सही या गलत साबित हो, वो बात की बात है जी, वरना होना ये चाहिए था कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स जी, और उनको गिरफ्तार करके उनको कानूनी कार्रवाई से गुजारना चाहिए था। मान लिया कि वो लोग किसी आके मार दे रहे हैं जी, तो क्या सरकार भी इसी तरह से, पुलिस भी उसी तरह से अगर गोली चला करके मारेगी तो कोई फर्क समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, तो जो न्यायालय में जो है इस तरह के हाई रिस्क वाले जो है अपराधी जो पेश किए जाते हैं, तो न्यायालय को इसमें कुछ और सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि कोर्ट परिसर बिल्कुल बरतना चाहिए, बिल्कुल बरतना चाहिए। कोई प्रिकॉशन नहीं है, सब प्रिकॉशन कागजी कार्रवाई है और ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी प्रिकॉशन ली नहीं जा रही है। 30,000 का हमने देखा है और कोर्टों का यही देखा है, जैसे भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ये नहीं है। अब ये लोग पुलिस के बेस में आ रहे हैं तब तो मसला और गंभीर है। नहीं, अभी ये लोग तो जो जिन्होंने अभी जो सूत्रों ने खबर दी है उस हिसाब से तो ये तय हुआ है, ये साबित हो चुका है कि वो वकील की ड्रेस में थे हमलावर। हाँ, यही मैं बता रहा था, हमलावर चूंकि वकील की ड्रेस में थे तब तो समस्या और बड़ी हो गई है कि उसको चेक करना एक मुश्किल काम सा हो जाएगा। लाइफ लॉ लिटिगेंट की, वकीलों की मुश्किल हो जाएगी कोर्ट में, ये है मसला। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।